पंजाबी पंजाबी है सर, मैं डोगरी भी बोल सकता। जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम चलता डुग्गर दर्पण। सो असी एक दूजे दे गुआंढी हाँ, असी भाई हाँ ते देव भूमि है, ऋषियां मुनियां की भूमि है। हमेशा सत्कार रहा इस भूमि का। मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल उसकी उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल सही है। जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ। अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावें रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचा ही चाहिए होंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया। अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे। हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ, ईमानदारी का। आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे। अब तो लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी। यही फर्क है बस। 5 तू 5 मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है? इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास कि शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए होगा। ऐसे पंजाब में था 5 साल 5 साल 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां। जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है। आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है। जिसने मुख्यमंत्री को हराया, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं किथे किथे तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नूं आम आदमी पार्टी मौका। मैं कौन हाँ? कलाकार चलो ठीक है, बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे ही नहीं सी कदे। ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च। मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी। बद तो बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बीकॉम, मैं बीकॉम करता सी, ਮੈਨੂੰ किसी बैंक बुंक चला लेंदे। ये तो बात नहीं। इन्हां दे धीआं पुत्त ही क्यों राज करन? बई तुसी क्यों ना राज करो?
हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र होगी होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो। हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी? क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई? हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है। आपके यहां गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं। वो क्यों नहीं ओवर एज होते? ठेका ले रखा है क्या? पिपल दे पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साडी आई है। असी उन्होंने जिताते रहे, वो जितते रहे, असी हारते रहे। असी आप हार जाते सी, जिन्हों असी हरा दें उन्होंने राज सभा भेज देंगे। चल तू राज सभा इधर दी, लोग कहते कल तो हराया सी, इहदी काहदियां बधाइयां, कहते राज सभा च भेजता जी। हद है यार, पब्लिक के मैंडेट का तक तुसी। आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चों 7 राज सभा के मैंबर भेजे ने। पहली बार होया है कि इको पार्टी के 7 ने, और 7 चों कोई भी इलेक्शन हारिया नहीं होया। स्पेशलिस्ट ने भज्जी हरभजन क्रिकेट वाला साडा एमपी, संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल वातावरण प्रेमी साडा एमपी, विक्रम सानी पद्मश्री साडा एमपी, संदीप पाठक साडा एमपी। उत्थे वो बंदे भेजो जेड़े कुछ गल्लां कर सकन, उत्थे हारिया होया नूं ना भेजो जेड़े लोकां ने रिजेक्ट करते। सो अज आउंदे होए सीएम साहब जदों बैठे सी मेरे नाल, असीं दोनों, तो मैं कहा जी 2 मिनटा उतर जाएंगे, हमीरपुर आ गया। मैनू कहते तुझे ऊपर से कैसे पता चल जाता है कि हमीरपुर आ गया? मैंने कहा ये देखो सर, वो पुल आ गया ना, वो सड़क का पुल आ गया, ये यहां से यू टर्न बजता है सर, मैं यहां शो करने आता था सर। तो मुझे पुल याद है, मुझे सड़कें याद हैं, मुझे खड्डे याद हैं। तो इसलिए आप नवीं सड़कां बनावांगे, नवे पुल बनावांगे। एजुकेशन सब तो बड़ी चीज है, एजुकेशन। जे कोई तुहानू लीडर आके इत्थे कहंदा है, जे कोई तुहानू बीजेपी कांग्रेसी आ कहंदा असीं तुहाडी गरीबी दूर कर दांगे, वो झूठ बोल रहा है। कोई सरकार, कोई लीडर तुहाडी गरीबी दूर नहीं कर सकता। तुहाडी गरीबी सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन दूर कर सकती है। जदों दिल्ली वांगू सरकारी स्कूलों पढ़ के वो डिप्टी कमिश्नर बनणगे, कलैक्टर बनणगे, जज लगणगे, डीएफओ बनणगे, बड़े बड़े अफसर बनणगे, उदों तुहाडे घरां दी गरीबी दूर होगी। वरना इन्हां तो सुनी चलो, एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर। किन्ने क मौके दे दिए यार, बड़े मौके देते असीं इन्हां नूं। असीं हुण तुहानूं कहने आ, हिमाचल वालिओ एक मौका सानू दे के देखो, तो फिर तुहानूं किधरे होर देखण दी लोड़ नहीं पैनी। क्वालिटी एजुकेशन पंजाब दे विच स्कूल बन रहे ने, दिल्ली च बन चुके ने। दिल्ली तो सिक्ख्या लवांगे कि किवें कीते तुसीं स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड,
हेवर्ड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, दिल्ली के टीचर उन्होंने वफद जाते ने क्वालिटी एजुकेशन की ट्रेनिंग लैन, फिर वो आके इत्थे अपने कुलीग्स नूं सिखाने। आ कदे सोचा सी? नहीं तो मिड डे मील वंडन वालियां बिल्डिंगां बन गई सरकारी स्कूल। मैनू एक बंदा मिलिया पंजाब च वोटां तो पहला, कहंदा पुत्त साडी तां अगली पीढ़ी भी गई। मैं कहा की हो गया? सरकारी स्कूल च बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहा की गल टीचर घट ने या नहीं? टीचर ने। फिर की हो गया? कहंदा बस टीचर ने यह कहा होया है कापी पेन घर पे भूल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, कटोरी और चमचा नहीं बोलना। मिड डे मील, दैट्स इट। हम एजुकेशन लेने जाते हैं या मिड डे मील खाने जाते हैं? उन्होंने प्रायोरिटी मिड डे मील को दे रखी है। देखो आपके बच्चों को हम दोपहर में खाना खिलाते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। वो आता है टीवी पे। हम चाहते हैं वो जब स्कूल से निकलें वो जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है, हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है कि वो स्टार्टअप से कुछ भी दुनिया का धांसू से धांसू आइडिया एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन मौका ही नहीं मिलता, हमें मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मौका मिलेगा। तो मैं, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मेरी तरफ से तो इतना ही मैं कहूँगा। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चों ये डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना, रात लम्मी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। जिन्ना कोल लखां करोड़ा ने वो मैनू बुलाउंदे पए ने, जा सकदा हां पर नहीं जांदा। साहां दा भार ही सब तो वध भारी है। मैं परख लिया, जरा सोचो डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता। आ जिहड़े करप्शन करते हैं इन्हों कह दो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जी आए सी कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत देर बाद धन्यवाद। भगवंत मान जी, आपका मंच बहुत बड़ा है और इस मंच से जो बदलाव की हवा है वो पूरे देश को जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। टूटे स्कूल, कहीं अध्यापक नहीं, कहीं सुविधाएं नहीं और लगातार सरकारी व्यवस्था से निराश बच्चे निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के हालात की। ये हमारे प्रदेश के हालात हैं और लगातार लोगों की शिकायतें शिक्षा के संबंध में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में आ रही थी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस देश में मन की नहीं बल्कि जन की बात होनी चाहिए। जब जनता मानती है शिक्षा चाहिए तो शिक्षा संवाद होना चाहिए। जब शिक्षा पर संवाद की बात हो तो वहां माननीय अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए। देश की राजनीति को नया बदलाव, नया आयाम देने वाले अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, लेकिन इन पर जिम्मेवारियां, जवाबदेही बहुत ज्यादा है। इनके समय का अधिकांश उपयोग करते हुए सबसे पहले इजाजत चाहूंगा कि कुछ सवाल लोगों से ले लें। जी हां, तो सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा आशा देवी जी से। आशा देवी जी कि वे अपना सवाल रखें। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी, नमस्कार। मैं आशा देवी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका हिमाचल देवभूमि में स्वागत करती हूँ।
और श्रीमान जी, साथ में आपको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने दिल्ली के और पूरे देश में शिक्षा में क्रांति लाई है, उस तरह से उम्मीद है कि हमारा देश पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। श्रीमान जी, हिमाचल के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मनमानी फीस वसूली जा रही है और हमारे राज्य की भाजपा सरकार जो है इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब सारे स्कूल बंद थे तब भी इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा पूरी की पूरी फीस जो है वो मनमाने तरीके से वसूल की गई। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है या मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अगर हिमाचल में आपकी सरकार आती है तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? इसके बाद सर सभी सवालों का एक साथ जवाब देंगे। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा सुरेश चंद जी से। सुरेश चंद जी। हेलो। सुरेश चंद जी का सवाल हमारे बीच आ रहा है, थोड़ा सा तकनीकी जो कमी रही है उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हेलो। सिग्नल के पास ले आओ ना। आप आगे आ जाइए। हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा जी हाँ आपकी कीजिए। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो सरकारें पहले रही उनमें जो सरकारी पेपर होते थे या परीक्षाएं होती थी उनके पेपर पहले लीक हो जाते हैं, तो जो बच्चे हैं हमारे गरीब बच्चे हैं वो उन परीक्षाओं से रह जाते हैं। तो जब आपकी सरकार आएगी तो आप इसके लिए कौन से कदम उठाएंगे, ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा मनीष शर्मा जी से। अगला सवाल जी मनीष शर्मा जी से। हेलो। नमस्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, नमस्कार भगवंत मान जी। मेरा सवाल थोड़ा तीखा जैसा है। ये आधारभूत ढांचे पे है अपने स्कूल के। जैसे जब भी आप स्कूल में जाते हो तो क्या देखते हो? टूटी हुई टंकियाँ, खराब शौचालय, कोई मेंटेनेंस नहीं बिल्डिंग की, शीशे नहीं है, टाट पट्टियाँ नहीं है, वहाँ पे डेस्क नहीं है, अगर बन गया तो उसका मेंटेनेंस नहीं है। इस तीखे सवाल पे कि आप उस पर क्या करेंगे? धन्यवाद मनीष जी। इसके बाद अनीता सुमन जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपना सवाल लेके आएं।
अनिता सुमन जी। मंचासीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी व स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण, अध्यक्ष जी, आज मेरा सवाल आपसे इतना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब है। या तो स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, और जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल में वहाँ टीचर्स है ही नहीं। टीचर्स और प्रिंसिपल की स्कूलों में बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार से भी निवेदन किया, आग्रह किया कि स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स करो, बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जब हिमाचल प्रदेश में आए तो आप क्या ये पद सृजित करेंगे, या उनके लिए अच्छे जिस तरह से आपने दिल्ली में शिक्षा का एक उज्जवल नारा दिया है बच्चों को उठाने के लिए, उनकी शिक्षा को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश को भी उस मुकाम पे पहुंचाएंगे? तो यही इसी में मैं आप सबसे निवेदन है कि इसका निवारण करें। जी जरूर। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय रमेश चंद्र ठाकुर जी से कि वे अपना सवाल रखें। मंच पर सभी विराजमान अतिथिगण, मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा श्री केजरीवाल जी से प्रश्न रहेगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पर जो स्कूल हैं वो थोड़ा दूर हैं। कोई भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो आप सभी परिचित हैं उनसे। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक तो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ की कमी है। सबसे पहले मैं CNB टीचर रिटायर हुआ हूँ, क्लासिकल एंड वर्निकुलर टीचर। मिडिल स्कूल में 4 पोस्टें जो होती थी हमारे, वो CNB टीचरों की होती थी, जिनमें एक PET, एक ड्राइंग टीचर, एक LT लैंग्वेज टीचर और एक शास्त्री। आज स्कूलों की ये स्थिति है कि किसी भी स्कूल में हम जाएं एक या दो, एक टीचर मिलेगा CNB का जी, बाकी पोस्टें कोई नहीं भरी जा रही। अब मैं या कोई भी अभिभावक या पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ कैसे भेजेगा जब वहाँ पर स्टाफ पूरा नहीं? तो सारे लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर भागे जा रहे हैं कि भाई वहाँ स्टाफ पूरा है। तो वहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मेरा केजरीवाल जी से अनुरोध है कि अगर हमारी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या इन पोस्टों को भरने का सरकार ख्याल रखेगी? खास करके फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा देश क्यों पिछड़ा जा रहा है खेलों में। आज इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की होती हुई है और कितने मेडल, 0, 1, 2 मेडल आ रहे हैं, जबकि छोटी छोटी कंट्रियों पता नहीं अनगिनत मेडल हासिल कर रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध है सर कि प्राइमरी से ही चाहे क्लस्टर लेवल पर ही एक फिजिकल एजुकेशन टीचर दिया जाए, ज़्यादा नहीं तो, बाकी मिडिल में तो होने ही चाहिए। थैंक यू। सवाल बहुत है, मेरा आग्रह रहेगा, लगभग सभी सवालों में शिक्षा व्यवस्था पर है। मेरा आग्रह रहेगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि वे मंच पे आए और आपके इन सवालों के जवाब दें। जोरदार तालियों के बीच माननीय अरविंद केजरीवाल जी। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, वंदे। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, टीचर्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
दोस्तों, आज मैं आपके बीच में शिक्षा के बारे में बात करने आया हूं। नवंबर में चुनाव है हिमाचल प्रदेश के। ये चुनावी दौरा है। इस चुनावी दौरे के बीच में मैं आपसे शिक्षा के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको आके कहा जी हमें वोट दे दो, हम स्कूल अच्छे कर देंगे? किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे? शिक्षा मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए। आज आप इतने सारे लोग हो, आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है, मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ, वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं, इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। एक कमरा है, उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वीं तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 12वीं क्लास के नतीजे हिमाचल प्रदेश के 2019 में 12वीं क्लास के नतीजे आए थे 62%, 2020 में 76%। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। यह मैंने इंटरनेट पे देखा है। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की है किसी ने। उस पीआईएल में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं।
ये हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको, इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा, एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो, कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश के, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी, इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था दिल्ली सरकार के स्कूलों में, पानी का इंतजाम नहीं था, जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे, फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे, घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाए तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास, में राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो, ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था, लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे, स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं अभी तक। 80 से 85,000 करोड़।
और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की, अफसरों की जेब में नहीं गया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए सारे, लगभग 1100 1150 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए हम लोगों ने, तोड़ तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े मुश्किल है। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया 2019 में 62% नतीजे आए थे। दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के 99.7% नतीजे। सुना था कभी भारत के इतिहास में 1947 के बाद से लेके आज तक मेरे को लगता नहीं किसी भी सरकार के टाइम में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% आए हैं। जब हमारी सरकार बनी मैंने बताया कि अगर किसी के पास 2 पैसे हो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराता था। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किसी के पास भी 2 पैसे हो वो अपने बच्चे को निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहता है। दिल्ली के अंदर हवा उल्टी बहने लग गई है। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करवाए हैं। भाई साहब ये चमत्कार से कम नहीं है। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने, और कई अमीर लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटा रहे हैं। मैंने मान साहब को कहा कि अपने अफसरों को भी लेके आओ, थोड़ा सा इनका भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए कि दिल्ली में हमने क्या काम किया है। तो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, ये सारे मान साहब अपनी सारी फौज लेके अफसरों को आए, अफसरों की। हमने इनको स्कूल घुमाए, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल। तो एक क्लास में हम घुसे तो इनका एक अफसर बच्चों से पूछता है, बच्चे क्लास में बैठे थे, उन बच्चों से पूछता है आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ के कौन कौन आए? तो कई बच्चों ने हाथ उठाया, जी हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आप कौन से प्राइवेट स्कूल से आए? वो बच्चा कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, सबसे, मतलब कहते हैं ना जिसमें कि एडमिशन लेना इम्पॉसिबल, सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल है सेंट कोलंबस से भी, डीपीएस से भी, इधर से भी उधर से भी लोग अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आज अगर कोई मेरे से पूछता है अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया? भाई साहब हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। अब आपसे एक मौका मांगने आया हूं, ये 8.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी भी जिंदगी बनानी है कि नहीं बनानी है? चाबी आप लोगों के हाथ में, आप ही कुछ कर सकते हो। आ रहा हूं मैं, अब मैं आपको बताता हूं, आईआईटी का नाम सुना है सब लोगों ने? आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम माना जाता है। पहले 100 दुनिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटी आते हैं हमारे देश के। मैं भी आईआईटी से हूं। बड़ा मुश्किल है, मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत करी थी, मैंने कितने रात दिन पढ़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। बड़े, आपको जान के ताज्जुब होगा जी, पिछले 2-3 साल से 400 से ज्यादा बच्चे हर साल हमारे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल के।
हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा 12वीं पास नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के 400 बच्चे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बच्चा है राजीव राय, इसका इस साल आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल सरकारी, हमारे दिल्ली सरकार के 12वीं क्लास से पास हुआ, उसने परीक्षा दी और उसको आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके पिताजी एक छोटे से मैकेनिक हैं। सड़क के किनारे एक वो पॉलीथीन की शीट लगा के उसके नीचे बैठ के मैकेनिक का काम करते हैं सड़क के किनारे, जैसे वो रेडी पटरी वाले होते हैं उसी तरह के। 9,000 रुपए महीने मुश्किल से कमाते हैं। पिताजी तीसरी पास हैं, माताजी पढ़ी नहीं हुई, अनपढ़ है। यह लड़का आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसको जो शुरुआती तनख्वाह मिलेगी, कम से कम 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह इसको मिलेगी। अब आप सोच के देखो कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे नहीं हुए होते तो क्या होता। क्या राजीव राय आईआईटी में जा सकता था? मैं इसकी काबिलियत पे वो नहीं कर रहा, हो सकता चला भी जाता, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन जो सुविधाएं मिली और जो कुछ मिला, क्या राजीव राय जैसे इतने बच्चे जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या वो जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। वो मैकेनिक का बेटा हो सकता है मैकेनिक अपने पिताजी की दुकान में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाता। हो सकता है उसके पिताजी बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वा देते, कहते बेटा पढ़ाई तो होती नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है, मेरे साथ दुकान पे बैठा कर, 2 पैसे तो कमाएगा। ऐसे ही होता है ना गरीब परिवारों में। क्या राजीव राय आईआईटी में जा सकता था? नहीं जा सकता था। ऐसे कितने ही बच्चे हैं। आप सोच के देखो, इन सब बच्चों के घरों की गरीबी दूर हो रही है। अब 1.5 लाख बच्चे हर साल मेरे 12वीं क्लास से निकलते हैं सरकारी स्कूलों में। इन 1.5 लाख बच्चों का पहले भविष्य अंधकार में था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये 1.5 लाख बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा सारे इंजीनियर बन जाएंगे, इनमें से कई इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे। और इन बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा रहे हैं 11वीं 12वीं क्लास में। मैं अभी बताऊंगा आपको। एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला। मैं शर्ती आपको बोल देता हूं, ऐसा तैयार कर रहे हैं हम इन बच्चों को। 1.5 लाख बच्चे, गरीबों के बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बन गया। हमने अब हमारे स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल स्कूल में शुरू किए हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल से निकले, सरकारी स्कूलों से, वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने और अपना पेट पालने लायक बने। ये नहीं बीए कर ली, बीकॉम कर ली, एलएलबी कर ली और नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारे जने नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेज व्यवस्था बना के गए थे, सबको क्लर्क बना दिया, सारे देश को क्लर्क बना दिया। सारे क्लर्क बनने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे हमारे देश के अंदर इतना इंटेलिजेंस है, इतना हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दे दिए सरकार की तरफ से। हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दे दिए। हमने कहा अब इससे बिजनेस करो, कुछ भी सोचो कि क्या बिजनेस कर सकता हूं मैं। टीम बना लो, मान लो 4 बच्चों ने टीम बना ली तो 2-2 हजार मिला के 8 हजार हो गए। 8 बच्चों ने टीम बना ली, 16 हजार हो गए। अब तुम उससे बिजनेस करो। ऐसे बच्चों ने टीम बना बना के अपने बिजनेस आइडियाज किए हैं। 52,000 बिजनेस आइडियाज हमारे पास आए हैं, 52,000 इन स्कूलों में से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको सुन के मजा आएगा। हर्ष एक लड़का है, इसने अपने 8 बच्चों को इकट्ठा किया तो 16 हजार रुपए हो गए, 2-2 हजार रुपए मिला के। ये 16 हजार रुपए से इन लोगों ने एक नई किस्म की खाद बनाई, कूड़े से खाद बनाई नई किस्म की। और उस खाद को इन्होंने 16 हजार रुपए की खाद बनाई, इसको बेचा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाके लोगों को कांटेक्ट किया। इन्होंने 6 महीने के अंदर 64 हजार रुपए कमा लिए।
16,000 के 64,000 हो गए। फिर ये जितने बच्चे थे जिनके अच्छे अच्छे आइडियाज थे, हमने देश के कई अमीर लोगों को बुलाया एक 5 स्टार होटल में, और वहां हमने इन सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा कि आप इनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करो। आपने टीवी में देखा, एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हमने किया था। बच्चों ने 11वीं 12वीं के हमारे बच्चे देश के सबसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सोच के देखो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों का। सरकारी स्कूलों के 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप मेरे को इतने पैसे दो। उसमें कई बच्चों को इन्वेस्टमेंट मिली। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा मैं आपके आइडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। हर्ष, जिसका मैंने अभी बताया, इसके पिताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गरीब परिवार से आता है। इसकी 8 लोगों की टीम को 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब ये सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं भारत मां का नाम रोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों को तैयार करना है कि नहीं करना है? चाबी आप लोगों के हाथ में है जी। अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक बहन ने पूछा जी प्राइवेट स्कूल वालों ने बड़ी लूट मचा रखी है, खूब फीस लेते हैं। दिल्ली में भी यही था। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों को पता है कि जो मर्जी ले लो, माँ बाप की तो चलती नहीं है, कर क्या लेंगे बेचारे। कोई माँ बाप अगर थोड़ी सी आवाज उठाते तो धमकी देते तेरे बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से, ले जा अपने बच्चे को। माँ बाप को लगता है यार कहाँ में एडमिशन कराना कोई आसान थोड़ी है आजकल प्राइवेट स्कूलों में। तो मजबूरी में सारे पेरेंट्स जो हैं वो, और सरकार क्या करती है, सरकार के आधे मंत्रियों के तो अपने ही प्राइवेट स्कूल होते हैं कि नहीं होते? बड़े बड़े स्कूल जितने सारे नेताओं के हैं, और या ये सारे नेताओं के साथ साठगांठ करते हैं, पार्टी में चंदा देते हैं ये लोग। हमारी पार्टी ईमानदार है, ना तो हमारे किसी मंत्री का स्कूल और ना हमारी पार्टी किसी प्राइवेट वाले से चंदा लेती। हमने दिल्ली में आने के बाद ब्लैंकेट बैन कर दिया, कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। केवल बैन नहीं करा, हमने दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना दी, ऑडिट करा दिया। भाई साहब को जान के ताज्जुब होगा, कई दिल्ली के बड़े बड़े, नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े बड़े स्कूल ऐसे निकले 40 करोड़ 50 करोड़ की एफडी बना रखी है। अरे तुम एफडी बनाने के लिए स्कूल चला रहे हो? एफडी बना रखी है, 50 करोड़ रुपए की एफडी बना के बैठे और फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, हमने एफडी तोड़ाई और पिछले 5 साल में जितने बच्चे स्कूल में पढ़े हैं सबके पैसे वापस कराए हमने। पैसे वापस कराए हम लोगों ने। कभी सुना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेक वापस उनके अकाउंट में पैसे वापस आए? हमने फीस नहीं बढ़नी थी, 7 साल तो हो गए। अभी पंजाब के अंदर मान साहब ने सरकार संभाली है, अप्रैल के पहले हफ्ते में स्कूल फीस बढ़ाते हैं। इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा कोई स्कूल। ये स्कूल वाले ये भी कहते हैं ना, यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेनी है, किताबें स्कूल से ही लेनी है, मनमर्जी कर रखी है इन्होंने, अनाप शनाप पैसे कम। इन्होंने ऑर्डर कर दिए कोई स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी यूनिफॉर्म लो, कोई किताबें स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी लो, और कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। और अभी ये बता रहे थे पिछले हफ्ते कुछ स्कूलों ने इनके ऑर्डर की अनदेखी करके कल उन्होंने फीस बढ़ा दी। आज इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, सबकी फीस वापस कम करा दी इन्होंने। सरकार ईमानदार चाहिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह चाहिए। अगर ईमानदार सरकार आएगी, मजाल कोई जनता को लूट ले। तो दोस्तों, मैं केवल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य केवल एक वोट से बदल लिया। एक वोट दिया था दिल्ली के लोगों ने 2014 में 15 में हमको। आज दिल्ली के लोगों का बच्चों का भविष्य बदल गया। अब दिल्ली की जनता ने बाकी सारी पार्टियों को, कांग्रेस के तो 0-0 सीट आ रही है हर बार, और बीजेपी वालों की पहले 3 आई, इस बार 8 सीट आई।
जनता इतना प्यार करती है आम आदमी पार्टी से, आप भी अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हो बटन दबा के। बटन बदल के, मान साहब कह रहे हैं पिछली बार जो बटन दबाते थे, बटन बदल दो, बटन दबा के। आपका अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जैसा मैंने कहा कि टाइम, आप कई बार कुछ लोग कहते हैं हाँ अरविंद जी अच्छा कर रहे हो, अगली बार देखेंगे। अरे मैं तो यही हूं, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मेरा तो देख लेना, पहले अपने बच्चों का देख लो। मैं अपने लिए नहीं आया, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। मैं इनकम टैक्स में पहले कमिश्नर की नौकरी किया करता था, अच्छा खासा काम कर रहा था। वो छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। कई साल झुग्गियों में काम किया मैंने। उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। 49 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ दी। मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहला एक मूर्ख मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा जो 49 दिन के अंदर। सत्ता के लिए नहीं आए हम, येन केन प्रकारेन सत्ता ले लो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे बांट के, दारू पिला के, वो सब नहीं करते हम। दिल के अंदर देश धड़कता है हमारे, देश के लिए काम करें। तकलीफ होती है। अगर हमने 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, ये कांग्रेस वालों ने 30 साल राज किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये नहीं कर सकते थे। 20 साल बीजेपी ने राज किया, ये नहीं कर सकते थे। अब ये आके कहेंगे एक और मौका दे दो। हम आपसे एक और मौका नहीं मांगेंगे, हम तो कह रहे हैं बस एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मैं हरियाणा गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक, दिल्ली में नहीं होते। क्या चक्कर है जी? पता नहीं लीक होते हैं या लीक करवाते हैं ये लोग। वो मैं हमेशा कहता हूं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है इनका नाम, बीजेपी वालों का। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों? इनकी नीयत खराब है। अंत पंत में सारी चीज इसी बात पे आ जाती है, आपकी नीयत कैसी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। हमारे पेपर लीक नहीं होते, इनके सबके पेपर लीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, इस बात पे वोट मांगने के लिए आया हूं। और आज मैं चैलेंज करता हूं इन सारी पार्टियों को, हिम्मत है तो तुम शिक्षा के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। हिम्मत है तुम रोजगार के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। मैं शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, इसके नाम पे वोट मांगने के लिए आया हूं। जैसा मैंने कहा, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आपको गंदी राजनीति चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको दंगे चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे पास आ जाना। मैं गारंटी देता हूं एक एक बच्चे का भविष्य बना दूंगा। तो दोस्तों, आपने इतना मौका उन लोगों को दिया, 30 साल कांग्रेस को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए। एक मौका हमें भी देके देख लो, हम भी उतने बुरे नहीं हैं। भारत